हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। आ चुका हूं मैं 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर और अंतिम प्रहार की सीरीज का अंतिम दौर के ऊपर अपन पहुंच चुके हैं। जल्दी से देख लेते हैं 11वां क्वेश्चन कौन सा है ताकि अपनी सीरीज आगे बढ़ सके। तो 11 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के ऊपर बात हो रही है और एक क्वेश्चन तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का बनता ही है। देखो, बहुत तरीके के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हैं, डिफरेंट बुक्स में लिखे हुए हैं, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर है, जो मोस्ट कॉमन है, वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। लाइक मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मॉड्यूलर या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये री इंजीनियरिंग एक अलग क्वेश्चन है, याद रखना। री इंजीनियरिंग से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है ना। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वैसे अंतिम प्रहार के जितने भी क्वेश्चन है वो बार बार पूछे गए क्वेश्चनों में से एक है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है क्या। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जिस तरीके से हमारी रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन में डिवाइड होती है, मैनेजर कौन से काम करेगा, वो किनको रिपोर्ट करेगा, वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से फिक्स्ड होता है। सबसे पहला आ जाता है मैट्रिक्स काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर को आप इस तरीके से समझिए, जो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है इसमें एचआर का मैनेजर है, एचआर का स्टाफ है और एचआर का ही कोई लेबर वर्क है, और यहाँ प्रोडक्शन का मैनेजर है, प्रोडक्शन का स्टाफ है और प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई लेबर है। तो यहाँ पर जब मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में चलता हूँ तो ये लेबर इससे भी डायरेक्शन लेगा और इससे भी डायरेक्शन लेगा। ये मैनेजर इस लेबर को भी डायरेक्शन दे सकता है, इस स्टाफ को भी दे सकता है और यहाँ भी कोऑर्डिनेट कर सकता है। ये सब में मीन्स कि कोई भी किसी को भी इंस्ट्रक्शन दे सकता है और काम करवा सकता है। यानी कि अगर जूनियर है तो वो फर्क नहीं होगा कि मार्केटिंग का है कि एचआर का है कि फाइनेंस का है कि स्टोर का है, कोई भी इंस्ट्रक्टर अपने उस लेबर को इंस्ट्रक्शन दे सकता है, उससे काम करवा सकता है। ये मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। ये तब फॉलो किया जाता है जब ऑर्गेनाइजेशन छोटे लेवल पे होता है। लार्ज लेवल पे ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है फॉलो करना। इसमें रिपोर्टिंग जो होती है वो लेबर की बढ़ जाती है क्योंकि उसको 2-3 मालिक हो जाते हैं और क्रॉस फंक्शनल टर्म्स हो जाते हैं। फ्लेक्सिबल और डायनेमिक होता है ना। एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, काम इसके अंदर फास्ट हो जाता है। लेकिन इसके सबसे बड़ा मेन एडवांटेज ये रहता है कि कॉन्फ्लिक्ट होता है। एचआर का हेड कुछ और बोल रहा है, मार्केटिंग का हेड कुछ और बोल रहा है, तो एंड ऑफ द डे जो है वो लेबर यानी कि जूनियर लोअर मैनेजमेंट जो है वो सफर करता है। तो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर छोटी ऑर्गेनाइजेशन में काफी अच्छा है, लेकिन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या मीडियम साइज के ऑर्गेनाइजेशन में काफी डिफिकल्टी होती है। डिटेल में मैंने और इसको डिटेल में समझाया है, ठीक है। नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर जो कोर फंक्शन होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, लाइक एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंस, लेकिन जो अदर फंक्शंस होते हैं वो हम आउटसोर्सिंग कर लेते हैं। लाइक कि हमको कस्टमर केयर सपोर्ट के लिए व्यक्ति चाहिए तो हमने उसको आउटसोर्स कर लिया। तो नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रिलाइज ऑन आउटसोर्सिंग एंड पार्टनरशिप, यानी कि कोई मेरे को ऐसी चीज जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं डेवलप कर सकती या बिजनेस के कोर आइडिया से रिलेट नहीं है। लाइक कि मेरा बिजनेस को है वो टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग का है, उसके अंदर हम टी शर्ट बनाने के ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो मार्केटिंग के लिए मैंने एक कंपनी हायर कर ली है, कस्टमर रिलेशन के लिए मैंने एक कंपनी हायर कर ली। तो जो कोर फंक्शन नहीं है प्रोडक्शन का और सेलिंग का, उसके अलावा अगर कोई एक्टिविटी कर रहा हूं तो नेटवर्क स्ट्रक्चर के अंदर हम उसको आउटसोर्स कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि चीजें डिसेंट्रलाइज्ड हो जाती है, कॉम्पिटेंस हमारा बढ़ता है क्योंकि हम हमारी कोर फंक्शन पे ही वर्क कर रहे होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, डिसीजन फास्ट होता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा मेन डिसएडवांटेज क्या है कि जिसको आपने दिया है वो रिलायबल होना चाहिए, ट्रस्टवर्थी होना चाहिए। इससे हमारा क्या होता है, कंट्रोल कम हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर और हम डिपेंडेंसी रहते हैं उसके वर्क के ऊपर क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन खुद काम नहीं कर रही। तो मैट्रिक्स हो गया, नेटवर्क हो गया। थर्ड आ जाता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर क्या किया जाता है, बड़े ऑर्गेनाइजेशन को एक छोटे छोटे सब पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है, जिसके अंदर क्या हेल्प होती है, एक सेल की तरह उसको डिवाइड कर दिया जाता है। इसी सेल के अंदर आप मान के चलिए एचआर भी है, फाइनेंस का भी है, स्टोर डिपार्टमेंट भी है, यानी प्रोजेक्ट वाइज इसके अंदर हम हमारे स्ट्रक्चर को डिवाइड कर देंगे। यानी एक सेल की तरह एक टीम बना देंगे, ग्रुप बना देंगे जिनको सारा उस रिलेटेड प्रोजेक्ट को काम करना होगा। अब उसमें कौन हेड है, कौन जूनियर है, एक लीडर कर दिया और बाकी सारे चीजें सारे जने काम कर रहे हैं। ये आता है अपना सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि हर सेल ऑटोनोमस होता है, वो अपनी तरह से स्वतंत्र होता है, काम कर सकता है। जैसे हमारे यहाँ पे आईआईटीज बनी हुई है, वो सेल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे, हर आईआईटी यूजीसी को रिपोर्ट तो करती है लेकिन वो ऑटोनोमस होती है, तभी वहाँ पे नए इनोवेशन भी हो सकते हैं। डिसेंट्रल आईआईटी और आईआईएम सारे के सारे ऑटोनोमस बॉडी में आते हैं, डिसीजन मेकिंग फास्ट होती है, फ्लेक्सिबल होते हैं। ये उनके एडवांटेज में होता है, इनोवेशन मिलता है, नया कुछ करने के लिए कॉम्पिटिशन की भावना डेवलप होती है, टीम का बिल्डिंग की भावना
डेवलप होती है। लेकिन सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है डुप्लीकेशन, जो एक काम कर रहा है क्या दूसरे ने भी वही काम तो नहीं कर लिया। और एक कंसिस्टेंसी डेवलप करना, क्योंकि छोटी टीम के अंदर कंसिस्टेंसी, प्रोटोकॉल बार बार चेंज होते हैं, लीडरशिप स्टाइल बार बार चेंज होती है, तो कंसिस्टेंसी डेवलप करने में दिक्कत आती है। तीनों समझ में आ गए। देखो मैट्रिक्स समझा दिया, नेटवर्क समझा दिया, सेलुलर समझा दिया। इसके अलावा लाइन एंड स्टाफ भी होता है बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। लाइन इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, जैसे यहाँ पर हेड आ गया, यहाँ पर मैनेजर आ गया और यहाँ पर सुपरवाइजर और उसके अलाइन में लेबर। ठीक है, तो ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। जब मैंने इसमें एक्सपर्ट अगर नियुक्त कर दिया तो वो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो जाता है। ये 5 टोटल हैं, यूजुअली 3 ही मिलते हैं बुक के अंदर, लेकिन ये 2 भी कहीं कहीं लिखे हुए हैं, अच्छी खासी बुक की तादाद में लिखे हुए हैं, मतलब 4-5 बुक के अंदर लाइन एंड स्टाफ भी मिला था मुझे, है ना। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि री इंजीनियरिंग क्या होती है। री इंजीनियरिंग का मतलब होता है बनाना, निर्माण करना, और री इंजीनियरिंग का मतलब फिर से निर्माण करना। जब ऑर्गेनाइजेशन डिक्लाइन पे जा रही हो, जब ऑर्गेनाइजेशन एंड होने वाला हो, जब ऑर्गेनाइजेशन वो फ्रूटफुल एनालिसिस नहीं दे पा रही हो, वो फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दे पा रही हो जो ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेन करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए जरूरी हो, तब री इंजीनियरिंग करी जाती है। इसके अंदर हम मेजर चेंजेस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस के अंदर, जो प्रोसेस ओरिएंटेड भी हो सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन के भी हो सकते हैं। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन पे जब मेजर चेंजेस हो, जिससे कॉस्ट रिडक्शन हो, मैन पावर बिल्डिंग हो, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो, मार्केट कैप्चर हो, उसको री इंजीनियरिंग बोलते हैं। ठीक है, इसका डिसएडवांटेज क्या है, हम जो अपफ्रंट की जो नई टेक्नोलॉजी हमको री इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो फिर से हमको कोई टेक्नोलॉजी अपडेट करनी होगी तो इसकी कॉस्ट लगेगी, नई ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट लगेगी। और एडवांटेज क्या है, हम नए डायनामिक में पहुंच रहे हैं, नई चीजें इनोवेट कर रहे हैं, ये इसके एडवांटेज है। क्लियर हो गया। तो इसके साथ अपना क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चलिए अगले क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं। जय हिंद।